तो अब हम रिवाइज करेंगे कौन सा चैप्टर, ऑडिट का, एडवांस ऑडिटिंग का चैप्टर 5 जो है कंपनी ऑडिट। जो क्या है कंपनी ऑडिट, ठीक है। कंपनी ऑडिट पहला अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड करता है विद इन 30 डेज में। अगर बोर्ड नहीं कर पाता तो मेंबर्स करते हैं विद इन 60 डेज, नेक्स्ट 60 डेज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड मेंबर करते हैं ईजीएम में विद इन 90 डेज, 30 डेज प्लस 60 होल्ड ऑफ इट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ईजीएम। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट की कंपनी के केस में सीएजी करता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 60 डेज में करता है। अगर वो फेल हो जाता है तो बोर्ड करते हैं विद इन 30 डेज में। और अगर ये भी फेल हो जाते हैं तो बोर्ड भी फेल हो जाता है तो मेंबर करते हैं विद इन 60 डेज में। इन केस ऑफ फेलर ऑफ बोर्ड विद इन 30 डेज, इन केस ऑफ मेंबर करेंगे एजीएम विद इन 60 डेज में, होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फिर हम आते हैं सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करता है? बोर्ड करता है विद इन अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स इन एजीएम। एजीएम में करते हैं, बोर्ड नहीं करता, एजीएम में करते हैं ऑडिटर को अपॉइंट। और वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फ्रॉम कब तक होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम, वहाँ से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। फर्स्ट एजीएम टिल द एजीएम ऑफ सब्जेक्ट टू कंडीशन। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करता है? सीएनएजी करता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, विद इन 180 डेज, मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ लेता है, डेज में ले लेता है, 180 डेज ले लेता है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। कमेंसमेंट होगा ईयर का विद इन 180 डेज, होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। फिर नोट्स, रिटर्न कंसेंट ऑडिटर एंड सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब कंडीशन। हमें चाहिए क्या? रिटर्न कंसेंट और ऑडिटर की सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब कंडीशन टू बी ऑब्टेन बाय कंपनी। सर्टिफिकेट शुड इंडिकेट दैट द ऑडिटर सेटिस्फाई क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141। और जो सर्टिफिकेट हमें रिटर्न चाहिए, रिटर्न कंसेंट चाहिए ऑडिटर से, और सर्टिफिकेट चाहिए कि प्रिस्क्राइब करा कंडीशन, और सर्टिफिकेट चाहिए कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ऑडिटर सेटिस्फाई कर रहा है अंडर सेक्शन 141। और कंपनी इन्फॉर्म ऑडिटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फाइल नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट विद आरओसी विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम। कंपनी क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगा ऑडिटर को ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फाइल नोटिस विद इन 15 डेज में एजीएम। विद इन 15 डेज में क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, और कि अपॉइंट होने के बाद विद इन 15 डेज में आरओसी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करेगा ऑडिटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फाइल नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट आरओसी को। नॉन गवर्नमेंट फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो बोर्ड करते हैं विद इन 30 डेज में, और अप्रूव करवाते हैं विद इन 3 मंथ मेंबर से ईजीएम में विद इन 30 डेज में। ड्यू टू विद इन 30 डेज में फिल करेंगे। अगर रेजिग्नेशन से हुआ है तो मेंबर से अप्रूव करवाएंगे विद इन 3 मंथ्स में ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अगर रेजिग्नेशन से हुआ है ऑडिटर का, क्या बोर्ड का ऑडिटर, अगर क्या हुआ है, इफ़ रेजिग्नेशन हुआ है ऑडिटर का बोर्ड की अप्रूवल
प्लस शेयर होल्डर की अप्रूवल एट जनरल मीटिंग विद इन 3 मंथ्स में, रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कौन करता है 60 डेज में, कौन करते हैं 60 डेज में करते हैं, बोर्ड करते हैं। विद इन 30 डेज में ही करेंगे, अदरवाइज बोर्ड करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, इसमें भी 30 कैजुअल वैकेंसी दोनों के लिए सेम है। रिटायरिंग ऑडिटर मे रीअपॉइंट एट एजीएम, मे बी रीअपॉइंटेड, उसे रिटायरिंग ऑडिटर को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं एजीएम में, वो अनविलिंगनेस ना हो, वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, और उसने एक्सप्रेसली ना बोला हो कि मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता, डिस्क्वालीफाइड ना हो और नोटिस ना दिया हो अनविलिंगनेस टू बी अपॉइंटेड और हैज़ नॉट पास टू बी अपॉइंट सम अदर ऑडिटर एक्सप्रेसली, मतलब कि एसआर ना पास हुआ हो कि भैया ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता हम डीम टू बी अपॉइंटेड मान लेते हैं 139 सबसेक्शन एंड वेयर एट एनी एजीएम नो ऑडिटर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ठीक है 141 सबसेक्शन 1 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जो पर्सन एलिजिबल है ओनली, अच्छा एलिजिबिलिटी 141 कौन पर्सन अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर, जो एलिजिबल है, जो सीए है, अ पर्सन एलिजिबल टू बी ऑडिटर ओनली इफ इज अ सीए फर्म, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होंगे प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, जो अपॉइंटेड करेंगे फर्म नेम पे, और पार्टनर हु सी एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और पार्टनर क्या करेंगे एक्ट एंड साइन करेंगे बिहाफ ऑफ द फर्म। डिस्क्वालिफिकेशन एट 143 सबसेक्शन 141 सबसेक्शन 3, तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, मतलब कि क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट नहीं हो सकती अदर देन एलएलपी, और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय वो भी ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता। ऑफिसर इंक्लूड डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, शैडो डायरेक्टर। और पर्सन जो पार्टनर है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट में ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय। 4 केसेस पार्टनर और पर्सन हु इज पार्टनर, जो पार्टनर है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब समझ ना आया, जो पर्सन पार्टनर है और एम्प्लॉयमेंट में है किसके, ऑफिसर ऑफ द कंपनी के ऑफिसर का पार्टनर है और एम्प्लॉय है, तो वो डायरेक्ट क्या नहीं बन सकता, कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। 141, और जो रिलेटिव है, पर्सन का रिलेटिव और पार्टनर होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। रिलेटिव क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है 1 लाख की फेस वैल्यू तक, और अगर करेक्टिव एक्शन लेना है तो विद इन 60 डेज में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टनर पर्सन और रिलेटेड पार्टी इंडेक्टेड है, पर्सन रिलेटिव और पार्टनर, वो पर्सन रिलेटिव इंडेक्टेड है टू कैश मोर देन 5 लाख, मतलब कि 5 लाख से ज़्यादा आपको इंडेक्टमेंट है तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते एज ऑडिटर। समझ में आया। और अगर आपने सिक्योरिटी गारंटी दी है 1 लाख से ज़्यादा तो भी आप अपॉइंट नहीं हो सकते। पर्सन रिलेटिव और पार्टनर ने क्या दी है, गारंटी सिक्योरिटी दी है फॉर इंडेक्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू कैश मोर देन 1 लाख, CASS कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी,
सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। और जो पर्सन के बिजनेस कनेक्शन है, अगर आर्म लेंथ पे प्राइस पे बिजनेस कनेक्शन नहीं होता और रेम्यूनरेशन को मतलब कि फीस को छोड़ के, पर्सन फर्म हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद कैश और एसोसिएट्स कंपनी, उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है। बिजनेस रिलेशनशिप उसको नहीं कहेंगे जो ऑडिटर और कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन बाय द कंपनी एट आर्म लेंथ प्राइस। और जो पर्सन रिलेटिव है वो पर्सन भी अपॉइंट नहीं हो सकता एज ऑडिटर जो रिलेटिव है किसका, डायरेक्टर का, और रिलेटिव इज डायरेक्टर और एम्प्लॉयड बाय कंपनी एज डायरेक्टर और केएमपी। एम्प्लॉयड कंपनी ने उसे या तो डायरेक्टर बना रखा है या तो केएमपी बना रखा है, और वो जो ऑडिटर बनने वाला है उसका रिलेटिव है तो वो बन ही नहीं सकता। ठीक है। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कोई बंदा जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पर्सन और पार्टनर, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पर्सन और पार्टनर और फर्म ऑडिटिंग कर रहा है 20 कंपनीज़ का, जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और पर्सन और पार्टनर ऑडिट कर रहा है 20 कंपनी का, एक्सक्लूडिंग 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर। और उसने क्या करा हो, डिफ़ॉल्ट नॉट मोर देन 100 करोड़, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे और ऐसी 20 कंपनीज नहीं होनी चाहिए। और कोई भी पार्टनर ऑन जो नो नंबर ऑफ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। सीए इन फुल टाइम एम्प्लॉय ऑलवेज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। नंबर ऑफ पार्टनर को हम कंसीडर करेंगे on the date of acceptance of audit shall be taken into account. C and full time employment elsewhere shall not be taken into account. जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होगा हम उसको भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा कन्विक्शन ऑफ फ्रॉड है और 10 साल ख़त्म नहीं हुई है उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। कन्विक्शन ऑफ फ्रॉड कॉम्पिटेंट कोड, कन्विक्टेड हो गया, कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड बाय कॉम्पिटेंट कोड एंड 10 ईयर नॉट इलैप्स, 10 ईयर क्या हुए, ख़त्म नहीं हुए, 10 साल ख़त्म नहीं हुए हैं, 10 साल ख़त्म नहीं हुए हैं। कंपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, और क्या कर रहा है वो, रेंडर कर रहा है सर्विसेज अंडर सेक्शन 144, तो भी वो नहीं बन सकता, क्या ऑडिटर नहीं बन सकता। 144 में क्या क्या, मोदी बाबा आप मैनेजीरियल सर्विसेज दे रहे हो, एम फॉर मैनेजमेंट की सर्विसेज, MO फॉर आउटसोर्स कर रहे हो, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, MO। फिर D4 आप डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कर रहे हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट फॉर एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, MODI। आप I4 इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हो। फिर I4 इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो। B4 बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहे हो, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहे हो। A4 एक्चुरियल की सर्विसेज दे रहे हो, एक्चुरियल की सर्विसेज दे रहे हो, एक्चुरियल की सर्विसेज दे रहे हो। B4 बैंकिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज। A4 एडवाइजरी सर्विसेज कर दो इसको, ये ए तो अदर हटा दो। MO फॉर आउटसोर्स है। DI मोदी बाबा। B4 बैंकिंग एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। और A4 एनी अदर सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज। तो ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस पे लगता है, जिसने क्या करेगा, बोरोइंग और डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से ऊपर, लिस्टेड कंपनी पे तो लगना ही है रोटेशन, और टर्नओवर 100 करोड़। एक्सक्लूड करता है OPC एंड स्मॉल कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, प्राइवेट
पब्लिक का पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक के पेड अप शेयर कैपिटल में रोटेशन मतलब और रोटेशन 5 साल में चेंज हो जाएगा ऑडिटर। अगर इंडिविजुअल है 10 साल में चेंज होगा। 5 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको रोटेशन लिस्टेड में तो लगना ही है, ओपीसी में नहीं लगता, प्राइवेट में नहीं लगता, और स्मॉल कंपनी में एक्सक्लूड ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है एंड टर्नओवर 20 करोड़ है, 2 और 20, ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 20 नहीं 50 करोड़ है, सीधा 5 गुना कर दिया पब्लिक से। और कंपनी विद बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़, कंपनी विद बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स कंपनी जिसके पास बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक पब्लिक डिपॉजिट कितना 50 करोड़ से ऊपर है, तो इन पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा। लिस्टेड पे लगेगा, प्राइवेट डॉर्मेंट कंपनी में नहीं लगेगा, ओपीसी और स्मॉल कंपनी में नहीं लगेगा। और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, और कंपनी विद बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक और पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ है। Company for which rotation or revision are applicable shall not be appointed or reappointed. An individual companies for which rotation provision are applicable और reappoint, जिस पे रोटेशन अप्लीकेबल होता है वो अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं कर सकते इंडिविजुअल को 5 साल से ज़्यादा, और फर्म को 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा नहीं कर सकते। कूलिंग पीरियड 5 साल के लिए इंडिविजुअल के लिए, ऑडिट फर्म के लिए भी है। और राइट्स टू रिमूव ऑडिटर, नोट राइट टू रिमूव ऑडिटर, रिजाइन, मेंबर ऑफ कंपनी में रिजॉल्व प्रोवाइड दैट मैनर ऑफ रोटेशन कैसे होगा। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को नेम ऑफ द ऑडिटर। रोटेशन तभी तो होगा जब बंदे को जा रहा है तो दूसरा तो आएगा, तो नया नाम बताएगी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ही अपना रिकमेंड कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे एजीएम में बाय मेंबर के द्वारा। अगर पार्टनर हु इज चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म एंड ऑल्सो सर्टिफाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी रिटायर फ्रॉम द सेड फर्म एंड जॉइंस द फर्म ऑफ सी अदर देन फर्म इज so ineligible हो जाएगी to be appointed as a for a period of 5 years. A break in term of continuous 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. सेक्शन ऑडिट कमेटी 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर और 50 करोड़ की बोरिंग एक्सीड है। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर 50 करोड़ की बोरिंग लिस्टेड पे एप्लीकेबल होता है। मैनर ऑफ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, आप ऑडिटर को कैसे सेलेक्ट करोगे, कौन से मैनर में, कौन से प्रोसीजर में। ये तो भैया बड़ा लंबा जाएगा। कंपनी ऑडिटर LLP
फिर आएगा कारो, 20 मिनट में 4 पेज। ओके, सो अब हम मैनर ऑफ रोटेशन तो कर लिया, ऑडिट कमेटी भी पढ़ लिया। मैनर ऑफ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, आप ऑडिटर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, पहले आप उसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखते हैं, अलॉन्ग विद उसके पेंडिंग प्रोसीडिंग अगर उसके अगेंस्ट चल रहा हो, प्रोफेशनल कंडक्ट। फिर ऑडिट कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है नेम बोर्ड को। अगर बोर्ड क्या करेगा, एग्री करेगा, ऑडिट कमेटी नेम देगी किसको, बोर्ड को। अगर बोर्ड एग्री करेगा तो ठीक है, अगर नहीं कर देगा तो रेफर बैक कर देगा। फिर बोर्ड डिसएग्री तो रेफर बैक टू अकाउंट ऑडिट कमेटी को साइटिंग द रीजंस, क्यों भैया कर रहे हैं। अगर ऑडिट कमेटी डज नॉट कंसीडर द बोर्ड विद रिकॉर्ड रीजन, अगर ऑडिट कमेटी रिकंसीडर नहीं करती तो बोर्ड क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड फॉरवर्ड कर देगा अपना खुद का रिकमेंडेशन दे देगा, ठीक है। फिर ऑडिटर विल होल्ड अवे टिल द कंक्लूजन ऑफ 6 AGM तक वहाँ तक होल्ड करेगा। 142 ऑडिटर का रेम्यूनरेशन अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड फिक्स करता है, और अगर सब्सिक्वेंट है तो AGM में फिक्स होता है उसका रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होता है फीस प्लस रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस प्लस फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, और फैसिलिटी जो एक्सटेंडेड करी जाती है उसको। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, ऑडिटर को रिमूव होने से पहले, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब आप ऑडिटर का टर्म कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। वाह, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CG से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बोर्ड का रेजोल्यूशन करवा लो, फिर CG से अप्रूवल ले लो विदिन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, और SR पास कर लो विदिन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट और नोटिस ऑफ बोर्ड का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। एप्लीकेशन करो फॉर रिमूवल ऑफ सर्टिफिकेट ADT 2 में, ADT 2 निकल शेल कंप्लीट विद द फीस प्रोस्क्राइब्ड, और एप्लीकेशन मेड करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट विदिन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन, बोर्ड का रेजोल्यूशन, ओके। फिर 30 डेज में करोगे, और कंपनी क्या करेगी, होल्ड करेगी जनरल मीटिंग विदिन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑडिटर शेल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर, आप खुद रेजिग्नेशन टक 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 मैं जा रहा हूँ, खुद ही जा रहा हूँ, तो 3 में जाता है ना, हाँ ADT 3 में निकाल दिया। तो ऑडिटर क्या करेगा, ROC को फाइल करेगा विदिन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, और वो के ADT 3 फाइल करेगा और इन्फॉर्म कर देगा डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ऑडिटर क्या करेगा, विदिन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रेजिग्नेशन से फाइल करेगा ADT 3 कंपनी एंड ROC को, और CAG इनके से वो गवर्नमेंट कंपनी, तो CAG को करेगा अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो, और इंडिकेट करेगा रीजन एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट। पेनल्टी अगर वो कंप्लाई नहीं करता, पेनल्टी कितनी लगेगी, 50K और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगी। अगर याद करना है याद कर लो, अदरवाइज छोड़ दो, बस 2 नंबर का MCQ आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद कर लो। क्या 50K प्लस 50K और रेम्यूनरेशन इसमें से जो कम होगा प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम अप टू 2 लाख तक जाएगा। रिमूवल डायरेक्शन बाय ट्राइब्यूनल इफ ऑडिटर एक्टेड इन फ्रॉडलेंट नंबर 140 सबसेक्शन 5। अब क्या कर सकता है ट्राइब्यूनल, क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है ऑडिटर को, अगर उसको एप्लीकेशन मिली किसी भी पर्सन से या कंपनी से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसको लगता है कि भैया जो ऑडिटर ने क्या करा है, फ्रॉडलेंट मैनर में कुछ करा है, ट्राइब्यूनल आइदर सुओ मोटो और एप्लीकेशन बाय CG और एनी अदर पर्सन हो जाए। अब ट्राइब्यूनल खुद अपनी मर्जी से या तो एप्लीकेशन करा है CG ने या किसी और पर्सन ने एप्लीकेशन करा है, सेटिस्फाई है कि भैया जो ऑडिटर है वो फ्रॉडलेंट मैनर में और अबीटेड और कल्यूटेड मैनर में वो इन्वॉल्व है फ्रॉड में। ऑडिटर ने क्या एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और कल्यूटेड और अबेटेड इन फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर, बाय और इन रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर।
बाय और इन रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर। कंपनी बाय और इन रिलेशन टू, किसने? बाय, कंपनी ने, और रिलेशन टू कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर। तो वो ऑर्डर कर सकता है कि भैया चेंज कर दो ऑडिटर, और वो डायरेक्ट कर देगा कि चेंज कर दो ऑडिटर। अगर एप्लीकेशन किससे आई है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है, तो वो विद इन 15 डेज में, इफ एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई, ट्राइब्यूनल क्या है? सेटिस्फाई कि भैया चेंज कर दो, ऑडिटर का चेंज रिक्वायर, तो इट शेल विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन में वो ऑर्डर दे देगा कि भैया ऑडिटर क्या करो, अब फंक्शन मत करो एज ऑडिटर, आप क्या करो, फंक्शन मत करो एज ऑडिटर, एंड सीजी अपॉइंट कर देगा अदर ऑडिटर को। सीजी क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा अदर ऑडिटर को, और ऑडिटर जो भी इन्वॉल्व है इसमें फ्रॉड में, वो लायबल होगा। वो 5 साल के लिए ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता। ऑडिटर अगेंस्ट ऑर्डर पास इनिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ any company for 5 years from the date of order, plus liable for action under section 447 for fraud, or in case company firm liable every partner who acted in a fraud। in case वो कंपनी जो भी पार्टनर फ्रॉड इसमें इन्वॉल्व होंगे वो लाइबल होंगे, किसके लिए? फ्रॉडलेंट मैनर में इन्वॉल्व होंगे तो वो भी लाइबल हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर हु वाज रिमूव्ड। आप अपॉइंट कर रहे हो ऑडिटर को अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, आप अपॉइंट कर रहे हो ऑडिटर को अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब जो रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो स्पेशल नोटिस हम क्या करेंगे? सेंड करेंगे रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जो पता अदर देन रिटायरिंग, और एक्सप्रेसली प्रोवाइड करेंगे एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, और जब रिसीट मिलेगा फॉरवर्ड कर देंगे रिटायरिंग ऑडिटर को। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस, जब रिसीट नोटिस मिलेगा तो कंपनी क्या कर देगी? फॉरवर्ड कर देगी रिटायरिंग ऑडिटर को। जब रिसीट मिल जाएगा ऑन रिसीट ऑफ नोटिस, इफ द रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है तो कंपनी को राइटिंग में एंड रिक्वेस्ट करेगा नोटिफिकेशन टू मेंबर, देन कंपनी शेल इन नोटिस ऑफ द मीटिंग स्टेट करेगा फैक्ट। भैया कंपनी क्या कर देगी? ऑडिटर बोल रहा है भैया मेरे को रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कंपनी क्या कर देगी? उसमें नोटिस में लिख देगी कि भैया ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन करना है, कॉपी कर देगी सेंड सारे मेंबर को रिप्रेजेंटेशन का। और अगर वो सेंड नहीं कर सकती तो ऑडिटर को बोलेगी कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो रीड कर सकता है, रीड आउट द मीटिंग, और कॉपी फाइल कर दिया जाएगा आरओसी को। अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई है कि भैया उसने मिसयूज़ किया है रिप्रेजेंटेशन का, तो उससे राइट क्या कर लेगा? अब्यूज़ किया है रिप्रेजेंटेशन दैट नीड टू बी सेंड आउट ऑफ द मीटिंग, तो उसको रिप्रेजेंटेशन को सेंड नहीं करेंगे और उसको रीड भी नहीं करने देंगे मीटिंग में। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटर के पास राइट है कि एक्सेस कर सकता है कोई सी बुक्स ऑफ अकाउंट, वेदर वाउचर कहाँ पे रखी है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखी हो, वो इंटाइटल है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है। राइट एंड ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर के पास राइट्स है कि वो क्या कर सकता है, सारी मीटिंग अटेंड कर सकता है जिसमें वो एलिजिबल है, जिस कंपनी में एलिजिबल है एज ऑडिटर। ऑल नोटिस इन अदर कंपनीज जनरल मैचिंग फॉरवर्ड टू ऑडिटर, वो ऑडिटर को भी फॉरवर्ड करेंगे। ऑल नोटिस अदर कम्युनिकेशन टू बी फॉरवर्डेड टू ऑडिटर, ऑडिटर को फॉरवर्ड करेंगे। ऑडिटर शेल अटेंड अनलेस बाय हिमसेल्फ और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अटेंड करेगा हिमसेल्फ या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की तरह अटेंड कर लेगा। ठीक है ओके चलो ठीक है।
ठीक है, shall have right to head such meeting or any part of the business, क्वेश्चन ऑफ लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब 140 ड्यूटी टू इंक्वायर सर्टेन मैटर, ड्यूटी उसके ऑडिटर की क्या ड्यूटी है कि भैया इंक्वायर करेगा सर्टेन मैटर को। कौन से ABCD A4 क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं कंपनी ने वेदर लोन्स, जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं ऑन सिक्योरिटीज have been properly secured and where terms and condition of the loan are prejudicial to the interest of the company fee। B जो बुक्स हैं, जो बुक्स merely by books entries, transaction represented merely by books entries, transaction merely represented by books entries are prejudicial to the interest of the company। C A B C C4 क्या होगा, C4 D for डिपॉजिट। और क्या आपने लोन्स एंड एडवांस उनको शोन एज ए डिपॉजिट, वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज ए डिपॉजिट, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट। C4 कंपनी, जो कौन सी कंपनी नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, और उसने जो अपनी एसेट्स सच एज शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज उसको सेल करा है लेस देन द परचेज प्राइस। वेयर कंपनी नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, वेदर इज एसेट्स, क्या उसने एसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज सोल्ड एट द प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस। और ABCD फॉर डिपॉजिट हो गया। एक्सपेंडिचर, आपने क्या दिखाया है, आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर, वेदर द कंपनी द पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वेयर शेयर्स जो आपने शेयर्स अलॉट हुए हैं कैश के लिए, और क्या आपने यूटिलाइज करे उसी पर्पज़ के लिए, और उसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करे हैं तो प्रॉपर शोन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, और नॉट मिली। वेदर द कैश रिसीव्ड, क्या आपने शेयर्स अलॉट करे फॉर कैश, वेदर शेयर्स ऑफ द कंपनी हैज़ बीन अलॉटेड फॉर कैश, क्या आपने शेयर्स अलॉट करें कैश में। वेदर कैश रिसीव्ड एंड इफ नो कैश रिसीव्ड पोजीशन एज पर whether the cash received and if no cash received position as per books and balance sheet correct, regular and not made। अगर कैश रिसीव्ड नहीं हुआ तो जो पोजीशन है बुक्स की करेक्ट, रेगुलर और नॉट मिसलीडिंग होनी चाहिए। ऑडिटर को रिक्वायर्ड नहीं है इन पे रिपोर्ट करना जब तक कोई स्पेशल कमेंट ना हो, या तो वो इससे वो डिबार्ट कर रहे हैं। ऑडिटर रिपोर्ट ओनली व्हेन द आंसर ऑफ मैटर एडवर्स होगा, जब आंसर क्या होगा, एडवर्स होगा। अब ड्यूटी टू रिपोर्ट, अब ड्यूटी है उसकी रिपोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक है। तो पहला 1 फॉर शू, 1 फॉर गन, क्या आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली विच आर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। वेदर he has sought and obtained all the information and explanation which जो बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव वेयर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, क्या उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली अफेक्ट सच इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नहीं ली तो डिटेल देयर ऑफ एन इफेक्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नहीं ली तो इसके स्टेटमेंट ठीक है। अब 1 2 शू, जिन का मैं डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पाया, ऑडिट नहीं कर पाया, क्या उनसे मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले ली। वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज़ बीन केप्ट, क्या उसकी ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हुए हैं बाय द कंपनी सो फार अपीयर from his examination of those books and returns adequate for the purpose of his audit has been received from branch not visited by him। जहाँ पे वो नहीं जा पाया, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं उसकी ओपिनियन में। और 3 4 ट्री जो होती है ब्रांचेस, क्या आपने कंसीडर कर लिया है ब्रांचेस की रिपोर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ
फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, वेदर द रिपोर्ट अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑडिटेड अंडर किसी और पर्सन के द्वारा अदर देन द कंपनीज ऑडिटर सेंड टू हिम, ब्रांच ऑफिस की ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस की रिपोर्ट, ब्रांच ऑफिस की रिपोर्ट किसी और ने ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट, whether a branch audit की report which is required audited by any other auditor other than the company's auditor, तो उसे उसकी रिपोर्ट सेंड कर दी है, has been sent to him, auditors have been sent to him, companies की auditors other than the company's auditor has sent to him in a manner deal in preparation of, और उसने क्या करा है, उसने डील करा है इन इट्स प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, 1 2 3 4 4 4 और गोर जोर और 4 डोर, डोर से जैसी डोर करा ऊपर से बैलेंस शीट और पीएनएल गिरे, तो पीएनएल गिरे तो क्या वेदर कंपनीज का बैलेंस शीट और पीएनएल कंप्लाई करें डील विद द रिपोर्ट और एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न्स, वेदर द बैलेंस शीट एंड पीएनएल, जो बैलेंस शीट है पीएनएल डील डेल्ट विद रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, ए बी सी डी, डी हो गया, डी फॉर डोर, ऊपर से के लिए बैलेंस शीट एंड पीएनएल, फिर 5 का नाइफ, नाइफ का क्या, 5 का नाइफ, नाइफ का क्या, हाँ नाइफ मतलब क्या, ये कंपनी कंप्लाई कर रही हैं ऑफ सेक्शन 133 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएस का कंप्लाई कर रही हैं, वेदर इन इज ओपिनियन कंप्लाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या उसके ओपिनियन में कंप्लाई कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नाइफ। 6 का विक्स, विक्स मतलब ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स, क्या ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, क्या एडवर्स इफेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब हेवन, तो जब आपने ऑडिटर रिपोर्ट दी तो वो हेवन में चले गए, हेवन मतलब जब भी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, हेवन, अच्छा डिसक्वालीफाइड, अपॉइंटेड बीइंग अपॉइंटेड, जो वेदर जो डायरेक्टर क्या होने थे डिसक्वालीफाइड होने थे, 1 सेक्टर क्या वो अपॉइंट हो रखे हैं, क्या डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज 164, क्या कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड था ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट होने से, क्या कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड था डायरेक्टर अपॉइंट होने से पे, फिर 8 का डेट पर कब जाएंगे, जब क्वालिफाई करेंगे, कब जाएंगे जब क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एंड एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर मैटर कनेक्टेड विद, फिर 9 वाइन, तो इससे वाइन पी के हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को, वेदर द कंपनी हैज एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल with reference to financial statement place and operating effectiveness of such control, such other matter as may be prescribed, 1 मतलब 1 hen 10 9 gun 1 gun 2 shoe gin ये कुछ अलग है, 3 मतलब ट्री, 4 मतलब डोर, 5 मतलब नाइफ का मतलब नाइफ
कि कंप्लाई कर रहे हो एएस का। 6 ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट। 7 का हैवन 164 सबसेक्शन 2। 8 मतलब डेट, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवर्स रिमार्क्स इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, मैटर्स कनेक्टेड विद इट। और 9 वाइन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, एडिकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई साहब रूल 11 क्या कहता है कि वेदर कंपनी ने डिस्क्लोज कर दी इम्पैक्ट पेंडिंग लिटिगेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कंपनी हैज़ प्रोविज़न बना लिया रिक्वायर्ड बाय लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस का? अगर कोई है तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। वेदर हैज़ बीन डिले ट्रांसफरिंग अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। डी ओमिटेड ई वेदर जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेड जो उसने रिप्रेजेंट करा है अदर देन डिस्क्लोज कोई भी ऐसे एडवांसेस लोन्स और इन्वेस्टेड कंपनी ने नहीं करे, जो डिस्क्लोज कर दिए वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और जो उसने डिस्क्लोज कर दिया उसके अलावा कोई भी उसने लोन रिसीव नहीं किया हुआ है। और ऑडिटर को कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइन नहीं हुई मिस स्टेटमेंट। वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर एज पर 123 और इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल 1/4/22 के बाद सभी को ऑडिट ट्रायल के अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग में एंट्रीज करनी है जिसमें ऑडिट ट्रायल हो सके। फाइनेंशियली यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग ऑडिट ट्रायल एंड सेम ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर। ऑडिट ट्रायल और सेम क्या ऑपरेट हो थ्रू आउट द ईयर एंड द ऑडिट ट्रायल हैज़ not been tempered and preserved by company for retention. Auditor of public company required to report remuneration to director within limits under section 197. Section report another legal regulatory requirement. फिर हमारे ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की ड्यूटी है कि भैया वो क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा। क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, फाइनेंशियल, वेदर एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, रेड बिफोर जनरल मीटिंग ओपन द रिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। फ्रॉड 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 143(12). ऑडिटर को हैज रीजन टू बिलीव इन्वॉल्व ऑफेंस इन फ्रॉड। भैया ऑडिटर को क्या है, उसको लगता है कि भैया क्या हो गया, कोई फ्रॉड हुआ है, अमाउंटिंग 1 करोड़ और उससे अबव का, तो कमिटेड बाय कंपनी या कमिटेड इन कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय। और ऑडिटर रिपोर्ट करेगा सीजी विद इन टाइम एज मे प्रिस्क्राइब। तो मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, अगर फ्रॉड कहाँ है वो रिपोर्ट कर देगा बोर्ड को विद इन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ इट्स फ्रॉड। विद इन 2 days में सीकिंग देयर रिप्लाई ऑफ विद इन 45 days। ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को कर देगा और क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को विद इन 2 days फॉर सीकिंग रिप्लाई विद इन 45 days। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, जब उसको रिप्लाई मिल जाएगा तो वो फॉरवर्ड कर देगा, क्या वो फॉरवर्ड कर देगा रिपोर्ट, उनका रिप्लाई और अपना कमेंट, उनका रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बोर्ड और कंप्लेंट किसको, सीजी को कर देगा विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। और अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ तो वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट ही फॉरवर्ड करेगा किस में, सेंड टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सील्ड इन्वेलप रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू बाय स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय ईमेल। और रिपोर्ट किस में करेगा, एडिटी 4 में। और लेटर हेड में ऑडिटर का पोस्ट एड्रेस, मेल, ईमेल, मोबाइल नंबर, साइन बाय ऑडिटर विद सील एंड मेंबरशिप नंबर। अगर इस फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को और बोर्ड को विद इन 2 days ऑफ स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना है, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है और पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है। और डिस्क्लोजर होगा इसका बोर्ड रिपोर्ट में और ईमेल पे और मेल कह रहा हूँ सॉरी। नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ पार्टी इन्वॉल्व, इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन और रेमेडियल एक्शन टेकन। तो इतना सेफ गार्ड ऑडिटर फ्रॉम फ्रॉड रिपोर्टेड आउट ऑफ गुड फेथ। The provision of reporting on fraud also apply to cost and secretarial audit.
और ये प्रोविज़न किस पे भी, कॉस्ट और सेक्रेटेरियल ऑडिट पे भी एप्लीकेबल होता है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख रुपए, लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख रुपए, एनी अदर कंपनी के लिए 1 लाख रुपए। और ऑडिटर है रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज, उसको रिपोर्ट करना है फ्रॉड। निधि 11 थी, फ्रॉड कब हुआ था, बाद में हुआ था। कैश लॉस फ्रॉड, लो देखते हैं अभी आने वाला होगा। कितने बचे, एक 147 पेनल्टी अभी है भाई साहब। LLP तब जाके कार्य शुरू होगा, LLP तक करते हैं, फिर कारों के लिए ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंट्स, मैं इसको स्किप मार रहा हूँ, मैं इसकी ऑर्डिनरी प्रोसीजर इसको मैं स्किप मार रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करने, अगर 35 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, एप्लीकेबिलिटी मेंटेनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड इफ टर्नओवर 35 प्रोडक्ट और सर्विसेज 35 करोड़। अगर रेगुलेटरी है, अगर नॉन रेगुलेटरी है और 50 करोड़ ओवरऑल और 25 करोड़ सिंगल प्रोडक्ट से आ रहा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी है। और नॉन रेगुलेटरी है तो 100 करोड़ किससे आ रहा है, ओवरऑल से, और 50 करोड़ आ रहा है, 35 करोड़ आ रहा है आपका कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्टिंग इंडिविजुअल से। तो दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, ध्यान रखना, तब आप कॉस्ट ऑडिट करवानी है। यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी, जिसका मोर देन 75% रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, उसको नहीं करना। जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फॉर कैप्टिव कंजप्शन के लिए, और जो SEZ में रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन मोर देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑपरेटिंग इन SEZ और एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजप्शन थ्रू कैप्टिव जनरेटेड प्लांट। तो रूल 5, एवरी कंपनी कवर्ड बाय रूल 3 मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इन CRA1। हु कैन बी ए कॉस्ट ऑडिटर, छोड़ो, कारो क्लॉज ये लगता है। और अपॉइंट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर कब होता है, विद इन 180 डेज में। ये वही सीन वाला है, कौन सा, जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है इन केस, नहीं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CAG को CR2 में विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग और विद इन 180 फाइनेंशियल ईयर। Cost auditor shall continue till the expiry of 180 days from the disclosure of financial or till the submission of audit report. Audit report to be submitted in form CRA3 within 180 days of closure of financial year and forward to board. ठीक है, अब आते हैं पेनल्टी पे। पेनल्टी सेक्शन 139 और 146 से आप क्या कंप्लाई नहीं करोगे। 139 अपॉइंटमेंट से लेकर 146 कंपनी और ऑफिसर पे, कंपनी में लगेगा 25 से 5 लाख, ऑफिसर पे 10 से 1 लाख। और डिफ़ॉल्ट 139, 144, 145 ऑडिटर के लिए 25 से 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इसमें से जो लोअर होगा। और अगर उसने विलफुल करा होगा तो 50,000 से 25 लाख प्लस 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इसमें जो कम होगा प्लस 1 साल की जेल भी जाओगे। फिर से बताना तो 50,000 से 25 लाख रुपए और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर प्लस 1 साल की जेल। और नॉर्मल अगर इंटेंशनली नहीं होगा तो 25,000 से 5 लाख तक और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। ठीक है, लाइबल फॉर रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशन, रिफंड भी लाइबल करने के लिए हो जाएगा। और पे करेगा डैमेजेस टू स्ट्रैट इफ ऑडिटर फर्म प्लस इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड। फाइनल अकाउंटेड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन 129 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, कंप्लाई करनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 133 में जो कहा हुआ है। फॉलोइंग नोट्स, कंपनी एग्जाम्प्ट है, जो कंपनी डिफेंस वाली कंपनी एग्जाम्प्ट है कि भैया वो एस को फॉलो नहीं करेगी।
फ्रॉम एयर्स ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉलो नहीं करेगी डिफेंस कंपनी। ये आपका एमसीक्यू बड़े प्यार से बन सकता है और पूछेगा कौन सी कंपनी को सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉलो नहीं कर रही, डिफेंस कंपनी। बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये वो डिफेंस। प्रोविजन ऑफ डीटीएल नॉट अप्लाई टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पीएफआई पे डीटीएल अप्लाई नहीं होता। जो एनबीएफसी होती है, बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिसका 75% रिवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट कंपनी से आता है। और बोर्ड बिफोर एवरी मीटिंग एजीएम करेगा। सेक्शन 130 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ कोर्ट क्या देखो, बोर्ड और अगर मेंबर्स करना चाहते हैं तो 3 साल से ज़्यादा का नहीं कर सकते। और ट्रैवलर के पास पावर है, वो 8 साल तक के आपके काले चिट्ठे खोल सकता है, 8 साल से ज़्यादा नहीं खोल सकता। कंपनी शैल नॉट रीओपन और रिकास्ट अनलेस एप्लीकेशन बाय सीजी इनकम टैक्स अथॉरिटी और सेबी और रेगुलेटरी बॉडी। कंपनी क्या नहीं कर सकती, ओपन और रिकास्ट नहीं कर सकती फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी और सेबी और रेगुलेटरी बॉडी क्या ना करे, एप्लीकेशन ना करे। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर, रेगुलेटरी बॉडी और इनकम टैक्स और सेबी। ऑर्डर ऑफ ट्रैवलर टू इफेक्ट दैट, एक ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो अर्लियर अकाउंट प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया है कि भैया जो अर्लियर अकाउंट प्रिपेयर करते हो क्या करते, वो किस में करे थे, फ्रॉडलेंट मैनर में प्रिपेयर करे थे। और जो अफेयर थे कंपनी के मिसमैनेज, कास्टिंग डाउट कास्ट कर रहा था कि भैया रिलायबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं है, तो वो सच ऑर्डर क्या कर सकता है, रीओपन कर सकता है। कैन नॉट बी बियॉन्ड 8 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, वो 8 साल से ज़्यादा नहीं ओपन कर सकता। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड, अगर डायरेक्टर को लगता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट डज नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129 और 134, अगर उनको लगता है कि भैया कंपनी के 139 और सेक्शन 134 कंप्लाई नहीं कर रहे, 129 134 सेक्शन कंप्लाई नहीं कर रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से नहीं दिख रही, तो वो क्या करेंगे, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट भी रिवाइज प्रिपेयर करेंगे। और एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग ट्राइब्यूनल का अप्रूवल, बिना ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के आप कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है बोर्ड को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं है, कंप्लाई नहीं कर रहे, 129 134 CSR से पहले आ जाओ, 134 आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं मतलब कि प्रॉपरली, तो प्रिपेयर कर लो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट और 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑब्टेनिंग ट्राइब्यूनल का अप्रूवल एंड कॉपी ऑफ ट्राइब्यूनल फाइल्ड विद आरओसी। और जो कॉपी का ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मिला है जो भी है, उसे क्या कर दो, फाइल कर दो आरओसी को। NFRA भाई साहब जान ले लो बच्चे। NFRA क्या होता है, NFRA क्या करेगा, ये रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन अकाउंट एंड ऑडिटिंग पॉलिसी। क्या करता है NFRA, क्या करता है NFRA, ये करता है कि भैया फॉर्मुलेशन, हाँ तो नफरा हमारा क्या करता है, वो रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। नफरा बताता है हमें, नफरा रिकमेंडेशन के देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, नफरा रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को किस चीज़ पे, ऑन फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। फिर उनको मॉनिटर करता है फिर इनकी क्वालिटी देखता है, जो प्रोफेशनल उसके स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल इंश्योरिंग कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सच एज द मेजर ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस परफॉर्म करेगा सच अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। वाओ, क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है, लेइंग डाउन द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर, फिर मॉनिटर करता है उनके, मॉनिटर एंड इन्फोर्स करता है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। मॉनिटर करता है ऑफ कंप्लायंस, मॉनिटर करता है क्या, मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंप्लायंस किससे करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से करोगे ना। ओवरसी क्वालिटी, क्या करेगा, क्वालिटी देखेगा ऑफ प्रोफेशंस, ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ प्रोफेशंस, इंश्योरिंग, जो इंश्योर कर रहे हैं अकाउंटिंग
कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड सजेस्ट करेगा मेजर फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस और परफॉर्म अदर क्वालिटी जो उनको ठीक लगता है। 500 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी होगी वो लिस्टेड पे तो लगना ही लगना है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें 500 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, 1000 करोड़ का क्या है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है और लोन्स एंड डिपॉजिट 500 करोड़ से ऊपर है। भाई साहब इतना पैसा 1000 करोड़ बैंक्स। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी इंगेज इन जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इस पर भी नहीं लगता। और एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन रेफर टू NFRA-CG बाई इन पब्लिक इंटरेस्ट। बॉडी कॉर्पोरेट ये लगता है एप्लीकेबल है, और बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड, जो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच इज जो सब्सिडी और एसोसिएट्स कंपनी रेफर्ड इन ए टू डी जो भी रेफर्ड है इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है फिर, और इनका नेटवर्थ और इनकम 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ क्या आ रहा है, तो ये इन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और एबव कंपनीज विल गवर्न NFRA, और कंपनी जो NFRA में नहीं है वो विदिन 15 डेज में देंगी फ्रॉम NFRA 1 में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, और जो करती हैं वो ऑन और बिफोर 30 नवंबर देगी एवरी ईयर फ्रॉम NFRA, हर साल फ्रॉम NFRA। ठीक है बाकी सब ठीक है। ओके, पनिशमेंट आपको कंपनीज एक्ट 450 सेक्शन 4050 के वाली अप टू 10,000 और 1000 पर डे। पेनल्टी, इम्पोज पेनल्टी 1 लाख से 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव इंडिविजुअल के केस में, 5 लाख एक्सटेंड टू 10 टाइम्स रिसीव फॉर्म के केस में। डिबार मेंबर, आपको डिबार कर दिया जाएगा। कहाँ से ये पेनल्टी है, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, आपको डिबार कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ फर्म फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर से, आपको डिबार कर लिया जाएगा अपॉइंटेड एज ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर से। और परफॉर्मिंग वैल्यूएशन अंडर तक आप वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते 247 में फॉर अ मिनिमम 6 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर तक। चेक ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, आपकी एसेट्स ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड नहीं है, जो लायबिलिटीज कोई भी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड नहीं है, कोई भी लायबिलिटीज ओमिटेड नहीं है, नो मटेरियल एसेट्स इज ओमिटेड, एसेट्स ना ओवर वैल्यूड ना तो अंडर वैल्यूड है, और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल कोई भी चार्ज है एसेट्स पे तो वो डिस्क्लोज हो गया, लायबिलिटीज अंडर वैल्यूड ओमिटेड नहीं है कोई भी लायबिलिटी, ना तो एसेट्स ओमिटेड है ना लायबिलिटीज ओमिटेड है, और जो एसेट्स है ना तो अंडर वैल्यूड है ना तो ओवर वैल्यूड है। और जो कोई एसेट आपने ओमिट कर दी है, ओमिट नहीं हुई है, और कोई एसेट जो डिस्क्लोज नहीं हुई है जिसपे चार्ज है वो डिस्क्लोज कर दिया है, और पी.एन.एल और बैलेंस शीट आप क्या कर रहे हैं, शेड्यूल 2 पार्ट 2 बैलेंस शीट नहीं है, P&L है, पार्ट 3 बैलेंस शीट है, पार्ट 2 P&L है, पार्ट 3 बैलेंस, पार्ट 1 बैलेंस शीट है, सॉरी, पार्ट 2 P&L, पार्ट 1 बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल 3 है। अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और ऑल अनयूजुअल एक्टिविटीज डिस्क्लोज कर देते हैं। ऑडिट और डिविडेंड, चलो स्टार्ट कर दो, खत्म करो जल्दी। ऑडिट ऑफ डिविडेंड क्या है?
ऑडिट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके ही डिविडेंड देना है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके भी डिविडेंड देना है। और ये ट्रांसफ़र करना रिजर्व में ऑप्शनल है, आप कर सकते हो नहीं भी कर सकते, पास्ट प्रॉफिट से भी दे सकते हो फ्री रिजर्व्स, और एक वहाँ बट आपके वहाँ से भी डिविडेंड वहाँ से हो जाना चाहिए। इंटरिम डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हो। अगर कोई लॉस हुआ है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, अगर लॉस हुआ है आपको लास्ट क्वार्टर में, तो लास्ट 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड होगा उससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड एवरेज 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, रेट प्लस रेट डिवाइड बाय 3, इससे ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते अगर आपको लास्ट क्वार्टर तक लॉस हुआ है तो। इट शुड बी नोटेड, डिपॉजिट कर दो आप 5 दिन के अंदर, डिविडेंड डिपॉजिट कर दो दूसरे अकाउंट में 5 दिन के अंदर, शेड्यूल बैंक में, सेपरेट अकाउंट है शेड्यूल बैंक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फिर क्या करो, विदिन 30 डेज में पे कर दो, विदिन 30 डेज में पे कर दो। इट मस्ट बी पेड विदिन 30 डेज। अगर आपने विदिन 30 डेज नहीं पे करा तो इंटरेस्ट लग जाएगा 18% के हिसाब से। डिफॉल्ट होगा डायरेक्टर का तो 2 साल की जेल भी हो सकती है प्लस 1000 पर डे। नो ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ द, हम इसे ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर भैया जो राइट है, राइट ऑफ डिविडेंड पता ही नहीं किसको देना है, नन पेमेंट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ, किसी लॉ की वजह से हमने दिया नहीं, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया कि भैया दोज डायरेक्शन कांट बी कंप्लाइड, हम उसको कंप्लाई नहीं कर सकते, और डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग राइट टू रिसीव, और डिविडेंड एडजस्ट कर सकते हैं लॉफुल अगेंस्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर, कोई ड्यू है तो राइट टू रिसीव डायरेक्शन दिया उसने ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, एनी अदर रीज़न नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ कंपनी, कंपनी की वजह से कोई फॉल्ट नहीं है। अगर ऑथराइज आर्टिकल से ऑथराइज करते प्रोपोर्शन टू पेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, अगर ऑथराइज बाय आर्टिकल्स है तो मे पे इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर। बोर्ड में डिडक्ट अमाउंट रिसीवेबल बाय कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कॉल जो उसको करने हैं वो उसमें से अमाउंट डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई डिविडेंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट देता है बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव, तो इसको लाइबिलिटीज़ में ना दिखाया जाए, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा इंड AS 4 और इंड AS 10 के अकॉर्डिंग। जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, आपको अनपेड डिविडेंड जो क्लेम है, डिविडेंड आपको क्या करना है, डिविडेंड अनपेड डिविडेंड फॉर 30 डेज, अगर 30 दिन तक अनपेड रहते हैं तो ट्रांसफ़र कर दो दिस अकाउंट, ट्रांसफर टू दिस अकाउंट विद इन 7 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। कौन से अकाउंट में, अच्छा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अगर 30 दिन तक डिविडेंड पे नहीं होता तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको 12% लगेगा, 12% लगेगा GST से कम, क्योंकि आपने पे कर दिया और पैसे भी कम बचे हैं तो इसलिए कम इंटरेस्ट ले लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, नेम एड्रेस अमाउंट वेबसाइट में दिखा दो विद इन 90 डेज ऑफ एक्चुअल ट्रांसफ़र। जब आप ट्रांसफ़र कर दोगे तो 90 डेज में दिखा दो, और इट रिमेन्स अनपेड 7 साल तो आपको कहाँ पे भेज दें, डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। पेनल्टी 1 लाख से 500 रुपये पर डे, मैक्सिमम 10 लाख तक जाएगी। ऑफिसर जो 25,000 से 25,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपये जाएगी। कंपनी में बहुत सारे पैसे लगाते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन फंड किस किस लिए यूज़ होता है आप देख लो, ये तो होमवर्क है। राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र। अगर टाइटल डिसाइड नहीं है, अगर टाइटल डिसाइड नहीं है तो आप क्या करो, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो राइट ऑफ डिविडेंड हम आपका टाइटल केप्ट इन अबियंस रख देंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा, मतलब कि हम ना तो तुम्हें डिविडेंड देंगे, ना शेयर्स देंगे, बोनस शेयर्स देंगे, ना राइट शेयर्स देंगे, जब तक हमें टाइटल डिसाइड नहीं हो जाता। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है डिलीवर होता है कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए कि ट्रांसफ़र कर दो सच शेयर्स, और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ट्रांसफ़र कर देगा डिविडेंड को
कहाँ पे, स्पेशल अकाउंट में जो बताया था, अगर पता ही नहीं होगा कि किसको देना है तो वहीं पे भेज देगा। तो पावर ऑफ क्लोज ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर और डिबेंचर, आप पावर क्लोज, आपके पास पावर है 45 साल में 45 दिन क्लोज कर सकते हो। अगर आपको एक साथ 30 दिन क्लोज करना है तो आपको 7 दिन पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? सेबी से लेनी पड़ेगी फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए। 7 दिन प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 7 डे और सच लेसर पीरियड मे बी स्पेसिफाइड बाय सीजी। 30 दिन और 30 दिन के साथ एक साथ कर सकते हो तो वैसे करो। और यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, शैल नॉट बी मोर देन 5%। यूजफुल लाइफ नॉर्मली डिफरेंट होता है, स्पेसिफाइड इन पासिव शेड्यूल टू। अगर कोई ऐसे डबल शिफ्ट में आप 50% एक्स्ट्रा चार्ज कर दो, अगर ट्रिपल शिफ्ट में 100% एक्स्ट्रा चार्ज कर दो। नन प्रोविजन ऑफ केयर, हम इसे कॉन्ट्रावेंशन मानेंगे, प्रोविजन 128 का और 129 का। अब LLP पे आ जाते हैं। LLP टर्नओवर 40 लाख और कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है। 40 लाख और लेस, 40 लाख और मोर हो, नहीं, एक्सीड 40 लाख, 25, 40 और 25 लाख से ज़्यादा है तभी आपका टैक्स मतलब कि ऑडिट होगा। और एनुअल रिटर्न आपको क्या करनी है, विदिन 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर में फाइल करनी है। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 11 विद ROC विदिन 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी in form 8 within 30 days from the end of 6 months of financial year. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट कब ऑडिटर होगा? किसी भी टाइम फाइनेंशियल ईयर में, बट आप 30 डेज बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप कर लो। बट अगर उसके नेक्स्ट ईयर में करोगे तो अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो आपको 30 डेज पहले करना पड़ेगा ऑडिटर अपॉइंट। तो अगर कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, फिल द कैजुअल वैकेंसी कैजुअल बाय ऑडिटर। LLP रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा तो कहाँ से पैसे आए, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एक्सपेंसिड बाय LLP एंड मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। और रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द LLP, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। इनकम एक्सपेंसेस जो PNL मान जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अदर पर्टिकुलर जो डिसाइड। एडवांटेज क्या है, एरर और फ्रॉड मिल जाते हैं हमें, डिस्प्यूट जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, सेटल हो जाता है, हमें बैंक से लैंड कर देती है मनी। हमें क्या हो जाता है, सजेशन मिलते हैं, विजिट और सजेशन मिलते हैं ऑडिटर के, इम्प्रूव कर सके मैनेजमेंट को। और सेटलिंग हो जाता है अमाउंट बिटवीन द पार्टनर इन केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, सॉल्वेंसी, इंसैनिटी और ऑडिट होता है अकाउंट। तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है रिगार्डिंग ऑडिट LLP? ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? ऑडिटर को डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग एज द वर्क ऑफ परफॉर्म। ऑडिटर क्या करेगा, मेंशन करेगा रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी करेक्ट एंड रिलायबल है, वो वेदर क्या वो एबल ऑब्टेन कर रहा है एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए ज़रूरी है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा, करेक्ट एंड रिलायबल रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो नेसेसरी है इसके काम के लिए, और एनी रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज करेगा उस पर। ठीक है। द ऑडिटर शुड रीड द LLP एग्रीमेंट एंड नोट द फॉलोइंग प्रोविजन। नेचर क्या है बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप का, ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशन, बोरोइंग पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, मेथड ऑफ सेटलमेंट अकाउंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, यानी लोन जो कोई एडवांस करके क्या चीज़ है उसको रीड करनी चाहिए, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट, और ये सारी प्रोविजन को नोट करने चाहिए। इफ पार्टनर मेंटेन मिनट बुक ही शैल रेफर, उसको भी रेफर करना चाहिए। मिसलिनियस टॉपिक इन डेज 1, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहे, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे तो डिस्क्लोज कर दो, डिस्क्लोज कर दो। और रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज शेड्यूल और एनी अदर प्रोविजन ऑफ कंपनीज नॉट बीन डिस्क्लोज। अगर उसने जो डिस्क्लोज करना है उसने डिस्क्लोज नहीं करा तो हम उसे क्वालिफाई कर देंगे अपनी
अकाउंट हैज़ बीन नॉट प्रिपेयर, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाया तो भी हम क्वालिफाई कर दें। फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट नॉट क्वालिफाइड एंड फैक्ट नॉट डिस्क्लोज, फॉलो नहीं करा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और उसको डिस्क्लोज भी नहीं करा तो भी हम क्वालिफाई कर देंगे। और डिस्क्लोजर नहीं दिया प्रॉपर अकाउंटिंग चेंजेस का तो भी हम क्वालिफाइड कर देंगे। अब ये कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 135 CSR से पहले कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड करेगा बोर्ड बाय बिफोर साइनिंग द बिहाफ ऑफ बोर्ड। कौन? चेयरपर्सन। अगर क्या करते हैं चेयरपर्सन बिहाफ ऑफ बोर्ड करेगा तो या तो CFO या तो CEO करेगा। और अगर बोर्ड नहीं कर रहा और चेयरपर्सन नहीं कर रहा तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक MD होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और CEO और CFO तो होंगे ही होंगे। और OPC की कंपनी में डायरेक्टर एक ही चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है 1 घंटे 10 मिनट लगे और कार्य हमारा भी चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।